नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीएसपी ने अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीएसपी भी तैयारियों में जुट गई है और 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें रामपुर से जिशान खान को उतारा गया है। वहीं अमरोहा से मुजाहिदीन हुसैन को बीएसपी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि अमरोहा से दानिश अली सांसद थे बीएसपी से, जिन्हें बीएसपी ने पहले निष्कासित किया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और अब कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा से टिकट दिया है। वहीं अमरोहा में अब मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें 16 में से 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जिन्हें बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची लिस्ट में शामिल किया। आपको बता दें कि लगातार बीएसपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी और मायावती की कोशिश लगातार है कि उन जगहों पर उन उम्मीदवारों को जगह दी जाए जिनकी भागीदारी, जिनकी मजबूती हो। और इसी संदर्भ में रामपुर से जिशान खान को, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को, गौतम बुद्ध नगर राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सहारनपुर से माजिद अली और वहीं सहारनपुर से अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस ने उतारा है। यानी लगातार मायावती और बीएसपी की कोशिश है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध मारी जाए और कहीं ना कहीं इस लिस्ट के आने के बाद इंडिया गठबंधन के लिए एक चिंता की लकीरें तेज हुई होंगी, क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा संख्या में उतारना या वोट काटने का काम अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए करेगा। इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी की चिंता की लकीरें तेज हो गई हैं। मेरठ से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा गया है। साथ ही संभल से जिक्र किया जाए तो शौलित अली को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो बीएसपी ने अपने 16 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि अमरोहा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वहां से सांसद दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें बीएसपी ने निष्कासित कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है। सहारनपुर से माजिद अली को बीएसपी ने टिकट दिया है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने कांग्रेस को सीट दी और वहां से इमरान मसूद ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई सिर्फ बीजेपी, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि बीएसपी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर मैदान में दावा कर रही है। आपको बता दें कि 16 उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी ने जारी किया, इसके पहले 10 कर चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैराना से श्रीपाल सिंह को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को जगह दी गई है। साथ ही मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो मोहम्मद इरफान सैफी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने जारी किया 16 प्रत्याशियों की लिस्ट। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद को टक्कर देने के लिए माजिद अली को मैदान में उतारा है बीएसपी ने। आपको बता दें कि देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सभी सियासी दल एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इन 16 उम्मीदवारों में से वो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने दम पे इस बार जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे? क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस बार बीएसपी अकेले मैदान में ताल ठोक रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, सबसे पहले मायावती ने इस बार पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी गठबंधन में नहीं है, वो खुद से चुनाव लड़ रही है, खुद मैदान में बीएसपी रहेगी। लेकिन अगर जब बात करें किन सीटों की बात करें तो आज जो 16 सीट है उसमें से 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हालांकि अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है सपा के लिए ये समीकरण बहुत खराब होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिन 7 जगह की बात हो रही है उन 7 जगह की अगर बात करें तो सहारनपुर की बात करें, अगर बात करें हम
मुरादाबाद की बात करें, तो ये सब ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह हैं जहां पे ऑलरेडी सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसे में अगर मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने उतार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर जो है बसपा और सपा के बीच में देखने को आएगी, क्योंकि जो 7 कैंडिडेट मुस्लिम निकाले हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक जो बसपा पे आरोप लगता था कि वो जो पीडीए की बात होती थी, तमाम गठबंधन की बात होती थी, उसको लेकर ये सातों जो कैंडिडेट उतारे हैं बसपा ने, इसकी जो अगर ज्यादा नुकसान देखने की बात कही जाएगी, तो वो सपा पे कहीं ना कहीं आएगी। जी जी बिल्कुल, और खास करके 2-3 सीटों का जिक्र कर लिया जाए अभिषेक, जैसे दानिश अली को कांग्रेस ने अमरोहा से मैदान में उतारा। कल कांग्रेस ने सीट की घोषणा की उत्तर प्रदेश में, जिसमें रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया जाए और प्रयागराज को, तो कांग्रेस ने भी घोषणा की है। और इसके साथ ही अगर सहारनपुर का जिक्र करें, जहां से इमरान मसूद कांग्रेस के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए मैदान में है, कितनी मुश्किल होगी विपक्ष के लिए, क्योंकि मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है और मुस्लिम कैंडिडेट किसका वोट काटेंगे, क्योंकि एनडीए के तो वोटर ज्यादातर ओबीसी तबके से आते हैं, ज्यादातर स्वर्ण वोटर हैं, ज्यादातर हिंदुत्व के वोटर हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने वही चीज आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो बसपा ने जो ये 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, ये पिछली बार के चुनाव की तरह कहीं ना कहीं, जिस तरह देखिए ओवैसी ने एएम को लाकर उत्तर प्रदेश में जो है पूरा समीकरण बदल दिया था मुस्लिम कैंडिडेटों को उतार के, कि जो है जिसका हार का सामना करना पड़ा सपा को। ऐसे में बसपा ने जो ये 7 कैंडिडेट उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये बात जो हमेशा आरोप आता है कि जो बीजेपी कहती है कि बसपा जो है बैक एंड से उसका साथ देती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं। अगर मुरादाबाद की बात करें, चाहे सहारनपुर की बात करें, तो वो सीटें हैं जहाँ पे अगर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सपा के वोट बैंक को जरूर ये नुकसान पहुंचाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ अभिषेक, चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना लोकसभा सीट से अपना दांव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें यह भी आई कि अखिलेश यादव अपने कोटे से एक सीट उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका गठबंधन टिक नहीं पाया और अब नगीना से वो अकेले मैदान में दाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगीना से इस बार जब बीएसपी ने टिकट जारी किया तो नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। नगीना का क्या कुछ रहेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक तरफ पीडीए के उम्मीदवार जैसा अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, दूसरी तरफ दलित के नेता अपने आप को चंद्रशेखर आजाद भी बता रहे हैं, और सुरेंद्र पाल सिंह क्या चंद्रशेखर आजाद के समक्ष खड़े होकर टक्कर दे पाने के लिहाज से अभी मजबूत कैंडिडेट साबित होते हैं? जी देखिए, अगर देखिए चंद्रशेखर की बात करें तो कहीं ना कहीं सपा से भी उनके जो है उनका जो है गठबंधन नहीं बन पाया। ऐसे में अगर सुरेंद्र पाल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों भले ही SC ST में आते हैं, दोनों लोग उस दायरे में आते हैं कि जो बसपा से टिकट ले सकते हैं। तो अगर बात करते हैं, अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो सपा से गठबंधन की बात कर दी, वहीं से इनकी जो है छवि धूमिल हो गई है। लेकिन अगर सुरेंद्र पाल की करें तो कद्दावर नेता है, वहां पे उनकी अच्छी पकड़ है, हालांकि वो पूरा क्षेत्र जो है वो पीडीए क्षेत्र है। तो अगर इस तरह बात करें तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र पाल सिंह की जो जमीनी मजबूती है वो ज्यादा अच्छी है। अगर बात करें अभी हाल में अखिलेश यादव की बात करें तो वो जाकर रामपुर में जो है आजम खान से मुलाकात किया उन्होंने, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये भी समीकरण आ रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो है सपा की जो उथल पुथल चल रही है, ऐसे में सपा को छोड़कर इनका आना तो कहीं ना कहीं जो है मजबूती होती है जो बसपा की, वो देखने को मिलती है। जी अभिषेक, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सहारनपुर में जहां इमरान मसूद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, और खास करके पश्चिमी यूपी की बात कर ली जाए पूरा, तो कांग्रेस तकरीबन 1984 के बाद जीत नहीं पाई है। कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो चुकी है। इस बार सहारनपुर की लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव साथ में आए हैं कांग्रेस के, और सहारनपुर से इमरान मसूद मैदान में है। दूसरी तरफ सहारनपुर से अभी टिकट दिया गया माजिद अली को। कितनी मजबूत और कितनी टक्कर की लड़ाई आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर कांटे की टक्कर की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, तो अभी तक जो बात सामने समीकरण आ रही थी, जब तक आरएलडी का गठबंधन में होने के लिए कयास लगाए जा रहे थे, तब तक की समीकरण मजबूत थी गठबंधन की। लेकिन जब से एनडीए में शामिल हो, आरएलडी एनडीए में आ गया, उसके बाद से अगर करें तो गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो आप जो जमीनी हकीकत सामने देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर रही है कि जो दबदबा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। क्योंकि किसानों के नेता आरएलडी के साथ जो समूह है, जो पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट उतारे जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से उतारे जाते हैं, चाहे सपा की तरफ से उतारे जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समय आरएलडी जो है पूरी तरह से एनडीए के साथ है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी सपा और कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ के रानापुर में आयोजित आदिवासियों की लोकप्रिय पर्व भगोरिया महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव मस्ती करते हुए दिखे, साथ ही मांदल की थाप पर आदिवासी बंधुओं के साथ थिरकते नजर आए। इस दौरान उन्होंने वाद्य यंत्र भी बजाया। बता दें कि देश भर में होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाके में 18 मार्च से भगोरिया उत्सव शुरू हो चुका है।
माननीय मुख्यमंत्री के थाली बजाते हुए बहुत आनंद के साथ हमारा सांस्कृतिक पर्व भगोरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घकाल लेकर वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण महतारी वंदन योजना मानी जा रही है, जिसका अनुसरण करते हुए कांग्रेस ने नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को लुभाने के लिए 1 लाख देने की घोषणा की, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टरल बॉन्ड जो है देश में कुल कितने जारी हुए, तो 20,000 जारी हुए। भाजपा के पक्ष में कितने हुए, तो 6,000 हुए। बचे 14,000 किसके पक्ष में हुए, दूसरों के पक्ष में हुए। किसका बहुमत है? 303 सांसद हमारे हैं और 6,000 बॉन्ड हमारा है। 240 सांसद जिनके हैं, 14,000 उनका है। उसके बाद भी भाजपा दोषी। अभी सोचने वाली बात है भाई। होली और रंग पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए भोपाल में शांति समिति की बैठक हुई। यह बैठक पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने लोगों से अपील की, होली और रंग पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, शराब पीकर होली न खेले। साथ ही रंग पंचमी पर निकलने वाले जुलूस में विस्फोटक सामग्री या किसी प्रकार का कोई हथियार लेकर नहीं चलने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में बड़े पर्व त्योहारों का आयोजन है और जैसा कि भोपाल शहर की एक समृद्ध विरासत है, यहाँ पर लगातार पर्व त्योहार एक सौहार्दपूर्ण माहौल में होते रहे। उस कड़ी में यहाँ पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शांति समिति के भी सदस्य थे और बाकी सभी थानों क्षेत्रों से लगभग बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की। इसमें आने वाले 24 तारीख को होलिका दहन, 25 तारीख की होली, 29 तारीख की गुड फ्राइडे, 30 तारीख की रंग पंचमी और अगले महीने की 10 तारीख को होने वाले ईद उल फितर के आयोजन से संबंधित सभी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई और साथ ही साथ जो इससे तैयारियों से जुड़ी जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में विभिन्न अधिकारी थे। धूमा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का समापन हुआ। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने शिरकत की। बैठक में पुलिस ने त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील करते हुए स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। धूमा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की पुलिस ने अपील की है। आचार संहिता को देखते हुए और आगामी जो त्यौहार हैं, तो चूँकि व्यक्ति अच्छे से त्यौहार मना पाए और जो भी उसके कार्यक्रम अच्छे से कर पाए नियमों के अंतर्गत, इसलिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें आचार संहिता में जो सामान्य नियम है उसके संबंध में लोगों को बताया गया और उनको किस प्रकार का आचरण करना है इस दौरान, उस संबंध में हमने इनको जागरूक किया है। तो सभी लोगों ने पुलिस और प्रशासन को भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। भोपाल में आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। साथ ही बाजारों में नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाकर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। करीब 33 साल बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ के मैदान में है। वहीं दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी घोषित होने पर राजगढ़ में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। सारंगपुर में भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी की। नारेबाजी करते हुए कहा कि पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। वहीं उधर झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले तपोभूमि एरएच को हरिण्या कश्यप की नगरी भी कहा जाता है। यही वह जगह है जहां भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और जहां भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका द्वारा प्रहलाद की गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए थे। जिसके बाद होली का पर्व पूरे देश में हर्ष के साथ मनाया जाता है। जहां होली के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग के तत्वावधान में 5 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें आज बच्चों द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता और कलाकारों द्वारा बुंदेली नृत्य का आयोजन किया गया। इस मौके पर गरौठा विधायक जवाहर राजपूत, एमएलसी बाबूलाल तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
वहीं राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में शहीद आजम मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस मैराथन में जल सेना, वायुसेना और थल सेना के जवान भी शामिल हुए। इस मैराथन के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया ने भी शिरकत की और विजेताओं की हौसला अफजाई के साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर, पुण्यतिथि थी उनकी, उसके शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में आज इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें सिक्स सेंस फाउंडेशन और टीवी 27 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था ये मैराथन। इसमें कई तरह के खिलाड़ी आए थे, नौसेना की भी आए, जल सेना के भी आए, थल सेना के भी आए। सभी लोगों ने मैराथन में भाग लिया। आम पब्लिक भी थी, नगर निगम के लोग भी थे, भोपाल की जनता भी थी। हजारों की संख्या में युवाओं ने आज दौड़ में भाग लिया और 21 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष तक के लोगों ने यहाँ पर दौड़ में भाग लेकर पुरस्कार भी जीते। इसमें अलग अलग कैटेगरी के पुरस्कार रखे गए थे। 21 से 30 साल, 30 साल से 50 साल, 50 से ऊपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। और इन पुरस्कारों के लिए दौड़ नहीं हुई, दौड़ हुई थी एक ये मैसेज देना था कि भोपाल स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और ऐसे ही हम कहीं न कहीं दौड़ का आयोजन करते रहें और शहीदों की यादों को ताजा बनाए रखें, उनको हमारे सपनों में, हमारे हौसलों में उनको हमेशा जीवंत रखें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भोजशाला मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोजशाला का विषय मध्य प्रदेश के लिए गौरव और गरिमा का विषय है। वहीं दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह को पेट में दर्द हो रहा है, जनता इसको धो धोकर जवाब देगी। अब आप देखिए कि मैं कह रहा था कि दिग्विजय सिंह को भारत की संस्कृति पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने बड़ा आनंद आता है, रस आता है इनको। भोजशाला का निर्णय इस मध्य प्रदेश के लिए गौरव और हमारे लिए गरिमा का विषय है कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश किसने दिया है? माननीय न्यायालय ने। लेकिन इससे भी पेट में दर्द दिग्विजय सिंह को हो रहा है कि एएसआई का सर्वे न्यायालय ने क्यों आदेश किया है। अरे आदेश इसलिए किया है दिग्विजय सिंह जी, आप तो हिंदुत्व पर आक्रमण करके अपने पद को बचाए रख सकते हो, लेकिन भारत की और मध्य प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता तो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है वो। अब आप देखिए कि मैं कह रहा था कि दिग्विजय सिंह को भारत। शहडोल लोकसभा की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पुष्प राजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि फुंदेलाल सिंह वर्तमान में पुष्प राजगढ़ से विधायक हैं। पूरे शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिस पर इकलौते विधायक कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह मार्को हैं, जिन पर कांग्रेस ने लोकसभा शहडोल की जिम्मेदारियां दी हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और शहडोल लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ फुंदेलाल सिंह मार्को हैं। चल के जानेंगे किस प्रकार शहडोल लोकसभा क्षेत्र में किन चुनौतियों को लेकर, किन विकासवादों को लेकर ये क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। जी देखिए, चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में कार्यकाल जिस तरीके से संसद जी का रहा है, अब मैं मानता हूं कि कोई संसदीय क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति और गांव रहा हो जो संतुष्ट रहे हों। हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी है कि हमारे बेरोजगारों को हम न्याय कैसे दिला सकें, रोजगार कैसे मिले उनको। बढ़ती महंगाई जो कमर तोड़ दिया है, जिस पर अंकुश नहीं लग रहा है, उस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं। हमारे अन्य क्षेत्रों में जो जहां हमारे देश के लोग निवास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे उन्नत हो और रोजगार का सृजन कैसे हो। और जहां तक शहडोल क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में जिला उमरिया, शहडोल और अनूपपुर हमारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ
के बेरोजगार और यहाँ के मजदूर पलायन की स्थिति पिछले वर्ष जब हम 2020 की आंकड़ा हम देखें तो सर्वाधिक मजदूर हमारे संसदीय क्षेत्र से बाहर पलायन हुए, विभिन्न राज्यों में जाकर के काम कर रहे थे, काम की तलाश कर रहे थे, काम कर रहे थे। हम इसको आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी जी, अब हमारे इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम रोजगारों का सृजन, जैसे रोजगार युवाओं का न्याय योजना हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारी बढ़ती महंगाई को कम करने का, और विभिन्न दिशाओं में चाहे एमएसपी की बात हम करें उसको भी हम संतुलित करेंगे। और आम जन जो खेत हमारे रोज मजदूरी करते हैं भाई बहन, उनको 400 रुपये प्रतिदिन उनका न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा भी हम उनके साथ न्याय हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो वर्तमान की दैनिक मजदूरी है वो बहुत कम है। हम लोगों ने उसे हमारे कांग्रेस के वचन पत्र में भी ये है कि देश में काम कर रहे मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन उनको मजदूरी देना उचित होगा, उनका पारिश्रमिक। ये हमारे साथ थे कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को, जिनका मानना है कि प्रचंड बहुमत से शहडोल लोकसभा क्षेत्र की मतदाता इन्हें विजयी बनाएंगे। आशीष सेन, अनूपपुर टीवी। कांग्रेस ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। बता दें, इस सूची में 12 लोगों के नाम की घोषणा हुई। कांग्रेस ने भोपाल की अरुण श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि अरुण श्रीवास्तव बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने अरुण श्रीवास्तव से बातचीत की है, देखिए। कांग्रेस ने भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि इनके लिए क्या कुछ समस्याएं भी रह सकती है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे अरुण श्रीवास्तव जी, बातचीत करेंगे। आज सीट को क्या चुनौती मानते हैं? आज 20 साल से जिन मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, जिन पे कनेक्शन दे दिया है, पानी का कनेक्शन दे दिया है, बिजली का कनेक्शन दे दिया है, ऐसे मकान 7.5 लाख मकान है। और उनको चुनाव आया, चुनाव के 10 रोज पहले कलेक्टर साहब फरमान जारी करते हैं ये सब अवैध है। जब वो अवैध है तो अवैध और वैध की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता सिखाएगी। मेरा कहना है एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी, अगर अवैध था तो आपने विद्युत कनेक्शन क्यों दिया? अवैध था तो सड़कें सरकारी पैसे से क्यों बनाई? अवैध था तो आपने नल का कनेक्शन क्यों दिया? अगर आपने सब कनेक्शन दे दिए, सुविधाएं दे दिए, तो ऑटोमेटिक वो सब वैध में मानी जाएगी। अगर वो अवैध है तो मेरा कहना है कि शायद मुख्यमंत्री हाउस भी अवैध में बोलूंगा। इस भाषा में वो अवैध बोलेंगे, हम तो सीएम हाउस को भी अवैध बोलेंगे। सर, आलोक शर्मा की यदि बात करते तो टिकट की घोषणा पहले हो गई थी और पहले भी महापौर आए, जनता ने काम देखा हुआ है। ऐसे में जनता को जाके क्या मैसेज देंगे, किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे? वही काम देखा है जनता ने, वही कार्यकाल था जिसने स्मार्ट सिटी की बात की को परमिशन दी थी। अगर देश में 100 स्मार्ट सिटी बनी है, सबसे पहले नगर निगम की परमिशन लगती है। और स्मार्ट सिटी बोला गया था 2014 में, तो हम बना देंगे साहब 4-5 साल के अंदर। आज 10 साल हो रहे हैं और 10 साल में पूरा उजड़ पड़ा हुआ है। ये है कार्यकाल की बात है। और ऐसी कोई उपलब्धि देखिए, हमेशा एक प्लानिंग से होता है। ऐसी कोई उपलब्धि जो एक जनता का जो धन होता है बड़ा डिवाइडेड रहता है डेवलपमेंट। कोई भी शासन आए, हम रहें या वो रहें, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप पार्टी आए, कोई भी आए, एक जनता को धन जो होता है डिवाइड होकर काम होता है। जब ये काम करना किसी का एहसान नहीं होता है, और उसकी काम के पीछे भावना देखी जाती है, काम के पीछे शुद्धता देखी जाती है। सबसे पहले अगर भोपाल की जनता से पूछा जाए तो उस समय क्या हुआ तो जनता के लोग बता देंगे, किसने बिल्डिंग परमिशन ली और कैसे ली और कब ली और किस माध्यम से ली, ये मैं बोलना नहीं।
तो बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो जहां पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस सरकार साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए चुनौती नहीं है, जो भी काम है वो भी किए जाएंगे और इसी के साथ जो भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने में विफल रही है बीजेपी, उसका भी विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज, भोपाल। वहीं डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए पदाधिकारी को साथ ही साथ महाराणा प्रताप एसोसिएशन की टीम ने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर जीत हासिल करने पर जश्न मनाया। इस मौके पर महाराणा प्रताप संगठन ने कहा कि जून में इंटरनेशनल डायरेक्ट वॉलीबॉल का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एलन मालविया के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले मैं TV27 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपनी हर खबर को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं और महाराणा प्रताप क्लब का विजेता रहने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे जो सुभाष नगर में जो टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे महाराणा प्रताप क्लब की जो टीम है वो बहुत परिश्रम और मेहनत करने के बाद वो जो परिणाम आपने सामने देखा है, इसमें काफी मेहनत करी इन बच्चों ने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।